तरह की मुश्किलों को उठाते हुए मुझे मालूम है कि कल से ही लोग पटना के शहर में पहुंच गए थे। रहने की जगह नहीं थी, बारिश हो गई थी, दैनिक क्रियाक्रम करने का भी कोई जगह नहीं था। जैसे तैसे ट्रेनों में, बसों में, छोटी गाड़ियों में और आसपास के इलाकों से लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर से पैदल चल करके इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे उन सभी ड्राइवरों का काम खत्म, भागो। पूरा 38 जिला वो हमारे साथ घूमे। 4000 मीडिया भाई साहब साइड हो, मीडिया भाई साहब साइड हो, आज 27 भाई साहब साइड हो। जब हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास लिख रहे हैं, उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिन चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस भी है। मीडिया को बोलो आगे जाके लेगा। जिन लोगों को आजाद और आजादी शब्द से दिक्कत है, उन लोगों की नफरत भरी विचारों के खिलाफ वो तमाम परमानेंट यात्री 60 से 62 लोग हमेशा हमारे साथ चलते रहे। कई साथी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर, कई साथी अपनी नौकरियों से वक्त निकालकर, दुकान और बंद कई करके बोलो, साथी दुकान बंद करके आए अपनी हुए पत्नियों का डांट सुनकर, अपने बच्चों का डांट सुनकर हमारे साथ घूमते रहे। मंच पे जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो तमाम लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ऐतिहासिक रैली को अंजाम तक पहुंचाने में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक अवधेश बाबू यहाँ आए थे, हमारी गाड़ी के साथ उनका भी गाड़ी फोड़ दिया था। वो तमाम पत्थर जो हमारी यात्रा के ऊपर चलाए गए हैं, उस कातिलाना हमले के वक्त भी शकीन भाई एक बड़े भाई की तरह जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को निभाते रहे। सब लोग आपने सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रशासन का, पुलिस का, और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको ड्यूटी निभानी पड़ती है और सरकार की हाजिरी भी बजानी पड़ती है। मुझे मालूम है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारी सभाएं हुई, परमिशन आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया जाता था, तो लोगों ने अपने खेत का फसल उखाड़ करके, मधेपुरा में खेत का फसल उखाड़ करके लोगों ने आम सभा कराई। उस किसान को मैं यहाँ से सलाम पेश करना चाहता हूँ। वो एक एक जवान जो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है, जब हमारे ऊपर पत्थर चलते थे तो सर उस जवान का भी फूट सकता था। वो अंगरक्षक के तौर पे बिहार पुलिस के जो जवान हमारे साथ हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बिहार की मीडिया का। हम जानते हैं कि इससे आपको बहुत दबाव है, फिर भी आपने खबर लगाई, इसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ CANRCN विरोधी संघर्ष मोर्चा का, क्योंकि आप तमाम लोगों को एहसास हो गया होगा कि ये कन्हैया की रैली नहीं है। ये मार्केट में भ्रम था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। दोस्त, देश बचेगा, बिहार बचेगा, संविधान बचेगा, तब न चुनाव होगा। ये एक व्यक्ति की रैली नहीं है। CANRCN विरोधी संघर्ष मोर्चे के वो तमाम लोग और
और एक आवाज पे अपना काम छोड़कर तुषार गांधी, मेधा पाटकर, कन्नन गोपीनाथन, सारिका चौधरी, शहनाज भाई, वो तमाम लोग यहाँ आए हैं और हमारे हम उम्र तो नहीं है लेकिन दोस्त की तरह बंगाल में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। जब हमने CNRC और NPR के खिलाफ दार्जिलिंग से लेकर कलकत्ते तक की यात्रा की थी, साथी विक्टर भाई भी CNRC विरोधी संघर्ष मोर्चा बंगाल की तरफ से आए हैं और बंगाल से उनको साथी आए हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आप तमाम मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपसे मैं एक चीज साझा करना चाहता हूँ। मेरी अवस्था ये नहीं है कि अमूमन उस शैली में बात कर सकूं जिस शैली में मैं बात करता हूं। वजह यह है कि पिछले 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। कल रात में मैं सो नहीं पाया था, इसी वजह से मैं देर से पहुंचा यहाँ। वजह यह है कि देश में जो चल रहा है उसका जो उथल पुथल है, उसका जो दर्द है, वो दर्द सोने नहीं दे रहा है। इसीलिए आप सबसे माफी मांगते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हो सकता है कि इस अवस्था में मेरे शब्द किसी को बुरा लग जाए, किसी को पसंद ना आए, तो ये राजनीतिक तकरीर नहीं है, ये राजनीतिक भाषण नहीं है, ये सोच करके उसको माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज देश के भीतर जो हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात में बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया है और उनका कोई कसूर नहीं था, वो दवाइयां लेने के लिए जा रहे थे, वो राशन लेने के लिए जा रहे थे, वो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रहे थे, वो अपना दुकान खोलने के लिए गए थे। जिनका घर जलाया गया, जिनके ठेले जलाए गए, जिनके अपनों को छीन लिया गया, आप बेशक इस अन्याय के खिलाफ बोलिए कि आज किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है कि अगर आप सरकार की बात से सहमत हैं तो सही, अगर आप सरकार की बात से सहमत नहीं है तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में एक नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि CAA के समर्थन में और CAA के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है। जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में ये उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में, अंबेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में लड़ा करके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे ये जो साजिश है उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो CAA का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग, बिहार के लोग, जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है, ये मौलाना मजरूल हक की भी धरती है, ये पीर अली की भी धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? हाथ उठा करके जोर से बोलिए। तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? हम किसी को नागरिकता देने के
बल्कि नागरिकता देने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये शाहीन बाग की दादियों से डर गए हैं। उसको बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और नौकरियां नहीं मिलने के दबाव में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त, अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीपार से सवाल का जवाब मांगेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और गोडसे जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे धीरे लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीए एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं। उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रोड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी साजिश के खिलाफ गांव-गांव जाएंगे, एक इंसान के बीच में जाएंगे। और आपको क्या लगता है, आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे? आप भुलावे में हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपोत्र आज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। ये इस बात की शिनाख्त है, देख लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत, जो नफरत आज इस देश के भीतर बोई जा रही है, इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिटवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिटवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश का बंटवारा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए उन्होंने जिन्ना को नहीं गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था। इस बात को याद रखना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी थी लेकिन वो दंगा नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर ईस्ट भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया है। मुझे अफसोस है कि आज अगर गांधी दिल्ली में होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई मां अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छीन जाता।
मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है। इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए किसके साथ जाने के लिए? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार है तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में इतिहास रच रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें और वही रास्ता, वही पथ हम लोगों को एक मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है तो ये गोडसेवादी ताकतें, नफरतवादी ताकतें इस देश को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ हुए बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस गाने में ये बात जोड़ी जाती, ये बात जोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हर घंटे नौजवान आत्महत्या करने को विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी हुई है। लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी पे हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान गवा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं। ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। हम इस मैदान में किसी इंसान को नेता बनाने के लिए मंच नहीं सजाए हैं। हम ये जनगण यात्रा किसी को MP, MLA, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं निकाले हैं। ये जनगण यात्रा इस देश में जन और गण को बचाने के लिए है। जन मतलब जनता, गण मतलब गणतंत्र। ये गणतंत्र हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत BCCI का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप कंगाल नहीं था, हमारा बाप कंगाल नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो कि इस देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो, वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ, हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा है। क्यों भाई, क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कैसी व्यवस्था आप इस देश के भीतर बना रहे हैं? और कोई सवाल पूछता है तो आप राजनीतिक गुनागणित लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं वो नेता नहीं है, गिद्ध है। इस बात को आप याद रखिएगा और इन गिद्धों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि खून बहता है, किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का बहा हो या टीका लगाने वाला का बहा हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है?
पूरे गांव में खाना नहीं बनता था। बोलिए ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताइए। दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण दे करके कपिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है, लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि देवेंद्र सिंह एक पुलिस ऑफिसर लश्कर तोयबा के आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, अरे मान लो मैं तो जवान हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हो सकता है कि लोग अपने राजनीतिक एडवेंचरिज्म के लिए उलझुल बातें करते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, स्कूल की वो छोटी छोटी बच्चियां, कर्नाटक स्कूल में जो 8 साल और 10 साल की बच्चियां हैं, एक नाटक करने के गुनाह में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है जी, हैं? तमाशा चल रहा है देश में। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये आज डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। इस डाइवर्ट एंड रूल के खिलाफ हम अपने मुद्दों पर इस देश की राजनीति को लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीतिक बहस हो तो इस बात के लिए हो कि बिहार से 50% लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है। एक लड़की यहाँ बोल करके गई है बिहार की, सारिका, उसने बताया कि अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी होता तो हमको पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे अस्पताल होता तो हमको इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे हमको काम मिलता तो आज हमारे बिहार के लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में अपनी जान नहीं गंवाए होते। आपको मालूम है कि नहीं कि जो लोग मारे गए हैं दंगों में वो बिहार और उत्तर प्रदेश के विस्थापित मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन बस्तियों में जाकर के रहते हैं। आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग और साउथ दिल्ली में रहने वाले लोगों में फर्क है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, लेकिन काम दोनों का एक तरीके का है, दोनों मजदूरी करते हैं। साथ में मजदूरी कर रहे थे, साथ में दिवाली का लड्डू और ईद की सब्जियां खा रहे थे। तुम बेईमानों ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है। इस बात का हिसाब लिया जाएगा, इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। और जब हम बोलते हैं तो कुछ लोग आकर के कहते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से? आपको लगता है कि ये देशभक्ति है? अगर आपको नहीं लगता है कि ये देशभक्ति है तो आप इसका विरोध करेंगे, और आप जब इसका विरोध करेंगे तब आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और एक IAS ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप पत्रकार होते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। सैकड़ों पत्रकारों को सच्चाई लिखने के चलते उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया गया। आप अगर सच लिखेंगे, सच बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा और फर्जी मुकदमे लगा करके आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। देश के तमाम युवा नेताओं को आप देख लीजिए, डॉक्टर कफील खान से लेकर के वो तमाम लोग जो आज सच बोलते हैं, आज उनको जेलों में बंद करके छोड़ दिया गया है। किससे? किससे?